ईरान और इजरायल के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इजरायल के फाइटर जेट्स लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। इजरायल ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि ईरान के आसमान पर अब उसका कब्जा है, लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। कुछ घंटे बीतते हैं और खबर आ जाती है कि ईरान ने भी मिसाइल्स दाग दी। इजरायली एयर डिफेंस इनमें से अधिकतर को आसमान में खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ वॉरहेड इजराइल पर गिर ही जाते हैं। इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। ईरान हो या इजराइल, जब भी किसी के हमले में दूसरे के यहाँ कोई नुकसान होता है या किसी बेगुनाह की जान चली जाती है, तो बदले का उन्माद एक लेवल ऊपर चला जाता है। कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो कह भी दिया है कि मिसाइलों की बारिश के बीच हमसे बातचीत की टेबल पर आने की उम्मीद मत कीजिए। एक वक्त था जब कोई देश सीमा पर अब सेना क्या भेज देता था, दुनिया भर के देश दबाव बनाने लग जाते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। 2001 में संसद हमले के वक्त हम ये देख चुके हैं, लेकिन आज दुनिया बदल गई है। अब जंग रुकवाने की जगह उसकी आग पर हाथ सेके जाते हैं और नेता डींग हाँकते रहते हैं कि मैंने यहाँ वॉर रोक दी, वहाँ वॉर रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप हजार बार ट्रूथ सोशल पर लिख चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह यहाँ भी जंग रोक सकता हूँ, लेकिन न इजरायल और न ईरान उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। तो अब ट्रंप कहने लगे हैं कि समटाइम्स दे ऑल्सो हैव टू फाइट इट आउट। यानी इस बात का लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिएगा। इस पीछे सवाल बना हुआ है कि ये लड़ाई वास्तव में शुरू क्यों हुई और इससे हासिल क्या होगा। पहले इजरायल ने कहा कि ईरान के परमाणु बम बनाने से हमें रोकना है, उनका न्यूक्लियर आर्सेनल ना पैदा हो ये इंश्योर करना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो उनकी हैं उसका पूरा आर्सेनल ख़त्म करना है। अब कह रहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन भी करना है, ईरान के लोगों को आज़ादी दिलवानी है। 15 मई को बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू देते हैं। इसमें उनसे पूछा गया कि क्या इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन भी है। तो इस पर नेतन्याहू ने कहा, निश्चित रूप से इसका परिणाम ये हो सकता है क्योंकि ईरान का शासन बहुत कमजोर है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो उसकी शक्ल कैसी होगी। क्या ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई का समय पूरा हो गया है? क्या अब उनकी जगह ईरान में किसी नए सुप्रीम लीडर की जगह पैदा हो रही है? भविष्य क्या हो सकता है ईरान का? आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हालिया तनाव के अपडेट्स भी आपको देंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 1953 में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देह का तख्ता पलट किया ताकि उनके चहेते रजा पहलवी को सत्ता सौंपी जा सके। ऐसा करके ब्रिटेन और अमेरिका ईरान के तेल का एक्सेस हासिल करना चाहते थे। बीपी शेल वगैरह तभी गए वहां। शाह की वापसी के साथ फिर ईरानी तेल का दोहन शुरू हुआ। इससे ईरान आर्थिक मोर्चे पर कमजोर पड़ा, जनता में असंतोष बढ़ने लगा। 1963 में ईरान में सफेद क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें ईरान के आधुनिकीकरण की बात की गई। शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते थे, इसलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर वो रहते थे। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे रुहुल्लाह खुमैनी। इन्होंने शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया। धीरे धीरे रुहुल्लाह खुमैनी को जनता की सहानुभूति मिली, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। शाह को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने खुमैनी को देश निकाला दे दिया। पहले इराक और फिर फ्रांस में उन्होंने समय बिताया और इस दौरान उनके लेख और भाषण ईरान पहुंचते रहे। इसके चलते शाह के खिलाफ देश में माहौल बनता ही गया और इस आग में तेल का काम किया शाह की एक पार्टी ने। 1971 में फारस के साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह के मौके पर पार्टी रखी गई। इसमें शाह ने बेतहाशा पैसा खर्च किया। टाइम मैगजीन ने उस समय इसे दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी लिखा। अनुमान लगाया गया कि करीब $100 मिलियन खर्च हुए हैं, वो भी उस समय के पर्सपोलिस में ये आयोजन हुआ था। ईरान के तेल से कमाया गया पैसा शाह इस पार्टी में फूंक रहे थे। वही ईरान की जनता का एक हिस्सा आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तेल से जो रौनक मिडिल ईस्ट में आ रही थी, ईरान उससे अछूता था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस में रूरल ईरान बहुत पीछे था। अयातुल्ला खुमैनी जो उस समय देश से बाहर थे, उन्होंने भी इस पार्टी की आलोचना की और इसकी खबर जैसे जैसे फैली, जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे। शाह के पुलिस ने लोगों को जेल में डाला, लेकिन विद्रोह रुका नहीं। सबाक नाम की एक वहां पे सीक्रेट पुलिस भी हुआ करती थी। औरतें बुर्का पहनकर सड़क पर निकलने लगी। बुर्के पर तब के ईरान में कानूनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से बुर्का पहनने वाली महिलाओं को भेदभाव झेलना पड़ता था। इसलिए बुर्का ईरान की इस क्रांति का एक बड़ा सिंबल बना।
फरवरी 1979 में khomeini 14 साल के बाद देश लौटे और देश लौटते ही उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना कर दी। उन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया और बन गए अयातुल्ला रुहुल्लाह khomeini। उन्होंने सुप्रीम लीडर के पद को ईरान का सबसे ताकतवर पद बनाया, यानी सत्ता की असल चाबी उन्हीं के हाथ में थी। साथ ही एक नियम लाया गया कि सुप्रीम लीडर ताउम्र यानी आजीवन सत्ता में रहेंगे। सिर्फ दो सूरत में उनकी सत्ता जा सकती थी, पहली कि उनका देहांत हो जाए और दूसरी गार्जियन काउंसिल के सदस्य उन्हें मिलकर हटा दें। पहले सुप्रीम लीडर यानी khomeini को पद से हटाने वाली उनकी मौत ही थी। 3 जून 1989 को दिल के दौरे ने उनकी जान ली। अब मौका था ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चुनने का और इसके लिए दूसरे चैप्टर में चल के आपको बताते हैं कि सुप्रीम लीडर का चुनाव कैसे होता है वहां। इसको समझने के लिए हमें ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा। 4 पावर सेंटर्स हैं ईरान में। नंबर 1 सुप्रीम लीडर। ईरानी संविधान के मुताबिक ईरान की नीतियां तय करने, उन्हें सुपरवाइज करने का जिम्मा सुप्रीम लीडर का है, यानी घरेलू से लेकर विदेशी मामलों तक सब कुछ सुप्रीम लीडर ही तय करेंगे। सुप्रीम लीडर ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ होंगे। खुफिया संस्थाओं का कंट्रोल भी उन्हीं के पास रहेगा। दूसरा पावर सेंटर है राष्ट्रपति का। ये सरकार के मुखिया होते हैं, जनता के वोट से चुना जाता है। एक एग्जीक्यूटिव हेड की हैसियत होती है। 4 बरस का कार्यकाल होता है। एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा पावर सेंटर है संसद, जिसे कहा जाता है ईरान में मजलिस, जिसमें 290 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को चुनने के लिए हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं। मजलिस के मुख्य काम है कानूनों को ड्राफ्ट करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को रेटिफाई करना और देश के बजट को मंजूरी देना। चौथा पावर सेंटर है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और यहीं पर आपको गेम समझ में आ जाएगा। इसमें देश के सबसे प्रख्यात 88 मुजतहिद होते हैं, यानी इस्लाम के आप इनको स्कॉलर समझ सकते हैं, जानकार, जो व्याख्या कर सकते हैं धर्म की। धर्म, समाज और कानून पर बहुत अच्छी पकड़ होती है इनकी। इन 88 मुजतहिद को 8 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मिलकर सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। इन 88 मुजतहिद में से 59 का वोट जिसे मिल जाएगा वो सुप्रीम लीडर बन जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ईरान में एक बॉडी होती है जो ईरान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की देखरेख करती है। इस बॉडी का नाम है काउंसिल ऑफ गार्डियन, जिसमें होते हैं 12 कानूनविद और 6 को खुद सुप्रीम लीडर ही चुनते हैं। ये काउंसिल सुनिश्चित करता है कि सारी चीजें सुप्रीम लीडर की मर्जी से ही चलें। सुप्रीम लीडर के अलावा जितने पावर सेंटर्स हैं उनकी नियुक्तियों में काउंसिल ऑफ गार्डियंस का ही दखल होता है। ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करते हैं, प्रत्याशियों की छंटनी करते हैं, संसदीय चुनाव और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के चुनाव में भी असर रखते हैं। इससे आप सुप्रीम लीडर के काम को आसानी से चलाने वाली निकाय की तरह समझ सकते हैं। यानी आपने एक प्रेसिडेंट बनाया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर में से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सुप्रीम लीडर के ही पास रहता है। सुनिश्चित करती है यह संस्था कि सुप्रीम लीडर के जो वफादार होंगे वही इलेक्ट होंगे, सब जगह वही पावर सेंटर्स पे पहुंचेंगे। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई। पिछले 36 सालों से ईरान की सत्ता पर काबिज हैं। 86 बरस के हो चुके हैं। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही इजराइल के धुर विरोधी रहे हैं। पिछले दिनों खामेनेई की हत्या की साजिश की खबर चली थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा था कि इजराइल खामेनेई की हत्या के पक्ष में था। उसने कहा था कि ईरान में हम जो ऑपरेशन चला रहे हैं इसमें खामेनेई को भी टारगेट करना आसान है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को वीटो किया। हालांकि फॉक्स न्यूज के साथ जो इंटरव्यू नेतन्याहू का हुआ उसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया। लेकिन सवाल तो उठ ही गया कि खामेनेई के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन हो सकता है। इसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे। यहां हम आपको 4 संभावित नाम बताते हैं जिनकी ईरानी मीडिया में चर्चा रहती है कि अगले सुप्रीम लीडर वो हो सकते हैं, खामेनेई के सक्सेसर। नंबर 1 मुज्तबा खामेनेई। मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ये बेटे हैं। शिया धर्मगुरु हैं, ये भी पब्लिक के सामने कम आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पर्दे के पीछे बहुत मजबूत हैं। IRGC और ईरान के कट्टरपंथी नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है। इन्होंने 1987-1988 में ईरान इराक जंग में हिस्सा भी लिया था। इनकी बजीश मिलिशिया में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये IRGC का एक हिस्सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल घरेलू मामलों से निपटने में किया जाता है, इसलिए मुश्तबा एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। पिछले दिनों अयातुल्ला अली खामेनेई की तबीयत बड़ी नासाज थी। उस समय ईरानी मीडिया में दावा किया गया था कि उन्होंने अगले सुप्रीम लीडर के रूप में अपने बेटे मुश्तबा को चुन लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। एक और बात है उनके सुप्रीम लीडर बनने में, लेकिन एक दिक्कत है वंशवाद। उनके पिता खुद ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं। अगर मुश्तबा सुप्रीम लीडर बने तो ये इस्लामिक क्रांति के जो उसूल तब बताए गए थे उनके खिलाफ होगा।
दूसरा नाम है सादिक लारिजानी का। ये ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित सुप्रीम कोर्ट के 5वें चीफ जस्टिस रहे हैं। ईरान के गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य रह चुके हैं। इनके सुप्रीम लीडर बनने की संभावना इसलिए भी ज्यादा बताई जाती है क्योंकि ये कट्टरपंथी तबके में भी असर रखते हैं और साथ में साइंस के क्षेत्र में भी जाने माने व्यक्ति हैं। बड़ी विडंबना है, देखिए, कट्टरपंथी भी है, साइंस को भी मानते हैं, लेकिन हो जाता है। इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की है, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के चांसलर भी रह चुके हैं। तीसरा नाम है अली रजा अराफी का। 67 बरस के हैं ऑलरेडी। ईरान की सत्ता संरचना में अराफी का योगदान 2001 से शुरू हुआ, जब उन्हें वर्ल्ड सेंटर फॉर इस्लामिक साइंसेस का चीफ बनाया गया। इसे अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में अराफी को इस्लामिक विद्वानों और विशेषज्ञों के संगठन कॉम सेमिनरी के सर्वोच्च परिषद के 7 सदस्यों में से एक के रूप में भी चुना गया था। अली रजा के साथ लेकिन एक दिक्कत है कि सेना और IRGC में इनका प्रभाव उतना नहीं है जितना बाकी कैंडिडेट्स का है। चौथा नाम है अहमद खातमी का। गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाते हैं। कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। ईरान में जो सुधारवादी दल के नेता हैं, वहां पे जो लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, खातमी उन्हें देशद्रोही बुलाते हैं। ये 4 संभावित नाम हुए, पर कुछ साल पहले 2 और संभावित नाम हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं। पहले थे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, खामेनी के सबसे वफादार लोगों में से एक। IRGC और ईरान की सेना में बड़ी इज्जत थी। मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई, जिसके बाद मसूद पेजेश्कियान जो करंट राष्ट्रपति हैं वो आए। तब जैसे कहा गया था कि इजराइल ने हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की होगी, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया। इसके अलावा कासिम सुलेमानी का नाम भी अगले सुप्रीम लीडर की रेस में था। बहुत आगे बताया जाता था जब वो थे तब तो। कुछ फोर्स के मुखिया थे और खामेनी के वफादार थे। ईरान के जो प्रॉक्सीज थे उन्हें मजबूत बनाने में बड़ा उनका योगदान था। खासतौर पर हिजबुल्लाह और यमन के हुतीस के बीच बहुत पसंद किए जाते थे, लेकिन 2020 में उनकी भी हत्या हो गई थी। तो ये हमने आपको वो नाम बताए जो अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इजराइल, US या जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न उनके पार्टनर्स हैं, उनको पसंद नहीं आएंगे। शुरुआत में हमने नेतन्याहू के जिस बयान का जिक्र किया था, उसमें भी नेतन्याहू इस तरह के सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे। वो इस्लामिक शासन को खत्म करके रिजीम ही चेंज करना चाहते हैं। अब वो कौन सा रिजीम चेंज करना चाहते हैं और चेंज करके लाना क्या चाहते हैं, इसकी जानकारी नेतन्याहू या इजराइल की सरकार ने अभी तक दी नहीं है। लेकिन जानकार कुछ नाम बताते हैं जो इजराइल और US की पसंद हो सकते हैं कि अगर रेजिम चेंज होता है तो किसके हाथ में सत्ता दी जाएगी। 2 नाम जो हमको समझ में आए हमारे अध्ययन के आधार पे, साजिद के अध्ययन के आधार पे आपको बता रहे हैं। नंबर 1, रजा पहलवी। ये क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान कहते हैं खुद को। रजा पहलवी के बेटे हैं। अंतिम शाह जो थे, जिनको निष्कासित किया गया, उनकी तीसरी पत्नी फराह दीबा की कोख से पैदा हुए सबसे बड़े बेटे हैं। हमने उनकी माता के बारे में बताया और ये भी बताया कि सबसे बड़े हैं इसलिए क्योंकि शाह के कई बेटे हैं जिनमें से इन्हीं की चर्चा होती है। रजा पहलवी जो क्राउन प्रिंस है कहते हैं खुद को, उनका इजराइल आना जाना लगा रहता है। ईरान में फ्री इलेक्शन के हिमायती हैं, इसके लिए संगठन भी चलाते हैं। जाहिर सी बात है इनके पिता को हटाकर इस्लामिक क्रांति हुई थी तो वो इस्लामिक क्रांति के भी खिलाफ बातें करते हैं। कैसे ईरान के सत्ता परिवर्तन में हिस्सा बनेंगे, इस बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा नाम है मुजाहिद-ए-खल्क। इस संगठन को अंग्रेजी में PMOI कहा जाता था। पूरा नाम पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। MEK उर्फ PMOI की स्थापना हुई थी 1965 में। इसके गठन के 4 मकसद थे। 1, ईरान से शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकना। नंबर 2, ईरान में एक मार्क्सिस्ट विचारधारा वाली इस्लामिक सरकार की स्थापना करना, मार्क्सिस्ट इस्लामिक। नंबर 3, अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध। और नंबर 4, यहूदी राष्ट्रवाद और इजराइल का विरोध। इस्लामिक क्रांति के बाद इस संगठन के लोग इराक शिफ्ट हुए। इराक के साथ जब ईरान की जंग हुई तो MEK ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, इसलिए वो ईरान के बीच नापसंद किए जाने लगे। हालांकि अभी भी अमेरिका की पसंद है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की पसंद है। पिछली बार जब ट्रंप सत्ता में आए थे तब MEK के कार्यक्रम में अपने मिनिस्टर्स को भेजते थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी उनके कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी ईरान में रिजीम चेंज की बात कही जाएगी तो MEK भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है। लेकिन बातें इतनी कर ली हमने, रेजिम चेंज की संभावना कितनी है? आमिर अजीमी जो BBC फारसी के संपादक हैं, उनका एक लेख बहुत चर्चा में जिसका टाइटल है इजराइल्स एंड गेम मे बी रिजीम चेंज इन ईरान बट इट्स अ गैम्बल। इसमें अजीमी लिखते हैं कि इजराइल जिस तरह के रिजीम चेंज की बात करता है वैसा धरातल में होता दिख नहीं रहा है, जुए की तरह है। जुआ यानी दांव लगाया जा सकता है, लेकिन नतीजा क्या होगा
कोई बता नहीं सकता। ये चैप्टर यहीं तक। अब इस विवाद से जुड़े कुछ अपडेट्स हम आपको दे देते हैं। जैसे हमने प्रॉमिस किया था, इजरायली हमलों में अब तक 220 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है ईरान की सरकार ने। 70 से ज्यादा महिला और बच्चे बताए जा रहे हैं। वहीं इजरायल में मरने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। इसमें भी महिलाएं हैं, इसमें भी बच्चे हैं। ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर और मिसाइलें छोड़ी हैं। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने जानकारी दी है कि ईरान के नतांज या फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट में और अधिक नुकसान का कोई संकेत नहीं मिला है। ये इजरायल के उस क्लेम के खिलाफ जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने नतांज में मौजूद प्लांट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। 15 जून की रात ईरान ने इजरायल के हाइफा शहर पर 40 मिसाइलें दागी थी। इन मिसाइलों ने बजान तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसी रिफाइनरी से इजरायल का ज्यादातर तेल रिफाइन होता है जो यूरोप भी जाता है। तेल, हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जिससे बनता है। हमले में रिफाइनरी की पाइपलाइंस और बिजली लाइंस तबाह हुई हैं। बजान ग्रुप जो ये रिफाइनरी चलाता है, उन्होंने कहा है कि तेल के रिफाइनमेंट का काम चल रहा है, कुछ पार्ट्स रिफाइनरी के बंद हुए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनरी में किसी की भी मौत नहीं हुई, लेकिन हाइफा के पास तमारा में एक मिसाइल घर पर गिरी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल भी हुए हैं। इसराइल की सेना ने 90% मिसाइलें हवा में नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन कुछ ने नुकसान पहुंचाया है। इस हमले के जवाब में इसराइल ने ईरान के तेल डिपो और गैस प्लांट्स पर हमले किए हैं, जिससे तेहरान में आग भड़क गई। हालांकि ईरान का कहना है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 15 जून की रात को किए गए हमले की जानकारी आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ईरान की 20 से ज्यादा सर्फेस टू एयर मिसाइल्स के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को नष्ट किया है। इस अटैक में 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स थे। इसराइल के मुताबिक उसने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स को ख़त्म कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईरान के पास में मिसाइल्स तो बहुत हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन लॉन्चर्स का उनके पास एक लिमिटेड नंबर है। इसलिए इसराइल की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चर्स को निशाना बनाया जाए ताकि ये मिसाइल्स लॉन्च ना हो सकें। इसराइल की सेना का कहना है कि उसने ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को इस हद तक कमज़ोर कर दिया है कि अब ईरान के आसमान पर उनका कब्जा है। इसराइल के मुताबिक पश्चिमी ईरान से तेहरान तक के आसमान पर वो बेधड़क उड़ सकते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ साजिद का लिखा और निवेदिता का रिकॉर्ड किया राजदूत कंक्लूड होता है। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।